क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति कहीं खो सी गई है? हम अक्सर कुछ बड़ा होने का इंतजार करते हैं जी। कोई असाधारण घटना जिससे सुकून मिल सके। लेकिन आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो बताता है कि शांति और खुशी के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में किए गए छोटे छोटे बदलाव ही काफी हैं। हमारे पास आज दो स्रोत हैं। एक है दिलीप द्वारा ज़ेन का परिचय, जो ज़ेन के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को समझाता है, और दूसरा स्रोत है जापानी ज़ेन भिक्षु शुन्योम्यो मासुनो की किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, जो सरल जीवन के लिए 100 बहुत ही व्यावहारिक आदतें बताती है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं कि कैसे ज़ेन दर्शन हमारी आदतों और नजरिए में छोटे छोटे बदलाव लाकर जिंदगी को शांत और आनंदमय बना सकता है। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई। ज़ेन का मतलब पहाड़ों पर जाकर तपस्या करना नहीं है। मेरी तो पूरी धारणा ही बदल गई। ये तो हमारे बैठक और रसोई घर से शुरू होता है। किताब की एक बात ने मुझे चौंका दिया। जापानी भाषा में व्यस्त शब्द का मतलब है दिल खो देना। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। हम अक्सर अपनी व्यस्तता को एक मेडल की तरह पहनते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में हम अपना दिल ही खो रहे हैं। बिल्कुल। और यही ज़ेन का सार है। ये हमें उस खोए हुए दिल को वापस पाने का रास्ता दिखाता है, न कि अपने दिन में और ज्यादा काम भरने का। दर्शन का मूल सिद्धांत यही नहीं है कि दुनिया को बदल दो, बल्कि ये है कि खुद को बदल लो। हाँ, खुद को बदल लो। जब हम अपने अंदर की दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं तो बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, हम पर उसका असर कम होता है। और इसे बनाने के तरीके बहुत ही सरल हैं। हाँ। किताब में एक आदत बताई गई है, जब आप अपने जूते उतारें तो उन्हें करीने से रखें। सुनने में ये बहुत ही मामूली लगता है ना? हाँ, बिल्कुल मामूली। लेकिन लेखक कहते हैं कि बिखरे हुए जूते बिखरे हुए मन का प्रतीक है। क्या ये सिर्फ एक सुंदर विचार है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क भी है? ये सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा है। ज़ेन का मानना है कि हमारा बाहरी वातावरण और हमारी आंतरिक स्थिति वो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। एक दूसरे का प्रतिबिंब है। हाँ, प्रतिबिंब। जब आप जानबूझकर अपने जूतों को सीधा रखने जैसी छोटी सी क्रिया करते हैं तो आप अपने मन को एक संदेश भेज रहे होते हैं। आप कह रहे हैं, मैं अव्यवस्था पर ध्यान दे रहा हूं और उसे ठीक कर रहा हूं। ये अभ्यास धीरे धीरे बड़ी मानसिक अव्यवस्थाओं जैसे चिंता और भटकाव पर भी लागू होने लगता है। वाह, मतलब ये एक तरह की दिमागी कसरत है। इसी तरह की एक और आदत है 15 मिनट पहले जागना। पहले तो मुझे लगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, नींद ही कम होगी। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन किताब कहती है कि हम इसलिए व्यस्त नहीं हैं कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि हमारे दिल में जगह नहीं है। ये 15 मिनट उस जगह को बनाने का काम करते हैं। हाँ, इसे मन में जगह बनाना कहते हैं। जब हम अलार्म बजते ही हड़बड़ी में उठते हैं तो हमारा दिन एक प्रतिक्रिया के तौर पर शुरू होता है। हम बस चीजों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप 15 मिनट पहले उठते हैं तो आपके पास समय होता है। आप शांति से बैठ सकते हैं, अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं। इससे आप दिन की शुरुआत हड़बड़ी में नहीं बल्कि इरादे के साथ करते हैं। आप अपने दिन के ड्राइवर बन जाते हैं, पैसेंजर नहीं। बिल्कुल सही कहा। और एक और दिलचस्प आदत है खालीपन के लिए समय निकालना। दिन में सिर्फ 10 मिनट कुछ भी न सोचने की कोशिश करना। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। शुरुआत में मुश्किल है क्योंकि हमारा मन लगातार सोचने का आदी हो चुका है। लेकिन ये अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। इसका मकसद मन को जबरदस्ती खाली करना नहीं है, बल्कि विचारों को बिना पकड़े आने जाने देना है, जैसे आसमान में बादल। अच्छा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम विचारों के शोर के पीछे की शांति को महसूस कर पाते हैं। इसी शांत अवस्था में हम अपने असली शुद्ध स्वरूप से जुड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें जैसे जूते कलीने से रखना या 15 मिनट पहले जागना, ये हमारे मन में एक तरह की व्यवस्था और शांति लाती है। और शायद यही शांत मन उन बड़ी चुनौतियों जैसे चिंता और डर का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होता है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। ज़ेन का मानना है कि एक शांत और व्यवस्थित मन ही जीवन की बड़ी अनिश्चितताओं का सामना कर सकता है। इसी सिलसिले में ज़ेन गुरु बोधि धर्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। उनके शिष्य हुइके ने कहा, मेरा मन हमेशा चिंता से भरा रहता है, कृपया इसे शांत कर दीजिए। बोधि धर्म ने जवाब दिया, ठीक है, अपनी चिंता मेरे सामने लाओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। हाँ।
हुईके ने बहुत देर तक अपनी चिंता को खोजने की कोशिश की और फिर कहा, मैं अपनी चिंता को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बोधिधर्म ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने इसे शांत कर दिया। ये कहानी जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी। ये ज़ेन की एक प्रमुख शिक्षा को उजागर करती है। उन चीजों से परेशान ना हो जो अभी तक हुई ही नहीं है। सही बात है। हमारी ज्यादातर चिंताएं नहीं, मैं कहूंगा कि लगभग सारी चिंताएं भविष्य की कल्पनाओं पर आधारित होती हैं। वे निराकार होती हैं, उनका कोई ठोस रूप नहीं होता। बिल्कुल। फिर भी हम उनसे चिपके रहते हैं। जब बोधिधर्म ने हुईके को अपनी चिंता को पकड़ कर लाने के लिए कहा तो हुईके को एहसास हुआ कि चिंता कोई वस्तु नहीं है, ये मन की एक रचना है, एक भूत की तरह जिसे हम खुद बनाते हैं और फिर उससे डरते हैं। और सिर्फ भविष्य की चिंता ही नहीं बल्कि बदलाव का डर भी हमें परेशान करता है। किताब में चेरी के फूलों का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। उनकी सुंदरता इसी बात में है कि वे कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं। और अगर वे हमेशा खिले रहते तो शायद हम उनकी उतनी कदर नहीं करते। हाँ, जीवन भी ऐसा ही है, लगातार बदलता हुआ। बिल्कुल। ज़ेन प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है। प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, इंसान ही है जो चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है। ज़ेन हमें सिखाता है कि बदलाव से लड़ने के बजाय उसके प्रवाह के साथ बहना सीखें। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है। एक और डर जो आज के जमाने में बहुत आम है वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। हम सोशल मीडिया पे लगातार दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी जिंदगी कम लगने लगती है। और ज़ेन इस पर एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया देता है। यह सिखाता है कि किसी भी काम में लगे रहना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय हमें अपने काम को दोहराते रहने में आनंद खोजना चाहिए। मतलब शुरू करना आसान है, खत्म करना भी आसान है, मुश्किल तो बस चलते रहना है। बिल्कुल। चाहे आप एक माली हों, एक कलाकार हों या एक अकाउंटेंट, अपने काम को हर दिन पूरी लगन से करना यही साधना है। आपकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी हो ही नहीं सकती, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। इन सभी मानसिक अभ्यासों के केंद्र में एक चीज है जिस पर दोनों स्रोत बहुत जोर देते हैं और वो है सांस। दिलीप के परिचय में ध्यान की 2 तकनीकें बताई गई हैं। पहली नाक के सिरे पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरी पेट के निचले हिस्से, जिसे हारा कहते हैं, में सांस को महसूस करना। हाँ, और हारा का विचार ज़ेन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र माना जाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांस उथली हो जाती है, छाती तक ही रहती है। हाँ, सही कहा। लेकिन जब हम जानबूझकर गहरी सांस लेते हैं जो हारा कट जाए तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हैं। अच्छा, दिलीप के परिचय में एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत का जिक्र है कि नाक का सिरा एक जियोमेट्रिक कोलैप्स पॉइंट है। ये सुनने में तो बहुत ही वैज्ञानिक सा लगता है। जटिल है, बिल्कुल। इसका सरल शब्दों में क्या मतलब है? सोचने का एक तरीका ये है कि हमारी नाक वो बिंदु है जहां हमारी भीतरी और बाहरी दुनिया मिलती है। सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, ये एक सीमा है। अच्छा। ज़ेन में इसे एक ऐसा केंद्र माना जाता है जहां ध्यान केंद्रित करने से मन के सारे भटकाव आकर एक बिंदु पर शांत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी भंवर का केंद्र शांत होता है। वाह। जब आप अपनी सारी चेतना उस एक बिंदु पर ले आते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। और शून्यमेव मासूनो की किताब में भी सांस का जिक्र है, लेकिन एक अलग अंदाज में। वो कहते हैं कि जब भी गुस्सा या बेचैनी महसूस हो तो पेट से गहरी सांस छोड़ें। दिलचस्प बात यह है कि जापानी शब्द कोक्यू यानी सांस में भी बाहर छोड़ने का अक्षर अंदर लेने से पहले आता है। हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात है। पश्चिमी ध्यान परंपराओं में अक्सर गहरी सांस लेने पर जोर दिया जाता है। हाँ, लेकिन ज़ेन में छोड़ने पर जोर है। जब आप अपने फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकाल देते हैं तो आप अपने साथ जमा हुए तनाव और नकारात्मकता को भी बाहर निकाल रहे होते हैं। और जब शरीर पूरी तरह खाली हो जाता है तो अगली सांस अपने आप बिना किसी प्रयास के गहरी आती है। ये एक तरह की शारीरिक और मानसिक शुद्धि है। बिल्कुल। और यही अभ्यास जाज़ेन या बैठकर ध्यान करने का आधार है। आसन, सांस और मन में सामंजस्य। जी, जाज़ेन का लक्ष्य मुशिन की स्थिति को पाना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन रहित। पर इसका मतलब दिमाग का खाली होना नहीं है। इसकी कल्पना एक शांत झील की तरह करें जो बिना किसी लहर के आसमान को हूबहू दर्शाती है। अच्छा। आपका मन बाहरी दुनिया को बिना अपने विचारों, पूर्वाग्रहों और भावनाओं की लहरों के देख पाता है। यही साफ मन है। अब तक हमने व्यक्तिगत शांति की बात की, लेकिन ज़ेन दर्शन सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, यह हमारे रिश्तों को भी सरल बनाने के तरीके बताता है। एक नियम जो मुझे बहुत चुनौतीपूर्ण लगा वो है हर किसी से पसंद किए जाने की जरूरत छोड़ दें।
ये कहना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, और ये जो जब फूल खिलता है तो तितली अपने आप उसे ढूंढ लेती है वाले विचार से जुड़ा है। किताब का जोर बाहरी सत्यापन के बजाय आंतरिक प्रामाणिकता पर है। मतलब जब भी आप खुद को दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करते हुए पाएं तो रुकें और पूछें, क्या ये मैं सच में करना चाहता हूं? धीरे धीरे आप उन कामों को करना कम कर देंगे जो आपकी असलियत से मेल नहीं खाते। और जब आप प्रामाणिक होते हैं तो सही लोग जो आपके असली स्वरूप की सराहना करते हैं वे अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपको तितलियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना फूल खिलाना है। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। रिश्तों के बारे में एक और गहरा सिद्धांत है 3 जहरों को त्यागना: लालच, गुस्सा और अज्ञान। ये तीनों भावनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से ज्यादा। लालच सिर्फ पैसों का नहीं है, ये लगातार और ज्यादा चाहने की भावना है। ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा चीजें। हाँ, यह हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। गुस्सा सिर्फ चिल्लाना नहीं है, ये ऑनलाइन ट्रोलिंग और सहिष्णुता मन में कड़वाहट रखने के रूप में भी प्रकट होता है। और अज्ञान का मतलब जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि चीजों की असलियत को न देख पाना है। ये मानना कि चीजें स्थायी हैं या हम दूसरों से अलग हैं। ज़ेन कहता है कि ये 3 जहर ही हमारे और दूसरों के दुखों का मूल कारण है। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगता है कि इन सबको एक साथ बांधती है, वो ये है कि दूसरों की सेवा करना हमारी अपनी खुशी का रास्ता है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभासी तभी लगता है जब हम खुद को दूसरों से अलग समझते हैं, लेकिन ज़ेन सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा हैं। अच्छा, इसलिए जब हमारे आसपास के लोग खुश होते हैं तभी हम भी सच्चे अर्थों में खुश हो सकते हैं। ये समझना कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी से अलग नहीं है, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि ज़ेन कोई रहस्यमयी जटिल दर्शन नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक और सरल गाइड है। हाँ, बिल्कुल है कि हर क्रिया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मायने रखती है। जैसा कि किताब के अंत में कहा गया है, ये जीवन हमारा है लेकिन हमारी संपत्ति नहीं है। ये एक अनमोल उपहार है जिसकी हमें देखभाल करनी है। हाँ, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम उसे हर दिन कैसे जीते हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। स्रोतों में बताया गया है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी मन का प्रतिबिंब है। अगर करीने से रखे जूते एक शांत मन को दर्शाते हैं, तो आज अपने दिनचर्या की कौन सी एक छोटी मामूली सी चीज है जिसे एक काम की तरह नहीं, बल्कि अपने मन से संवाद करने के एक तरीके के रूप में बदला जा सकता है? शायद अपनी मेज को साफ करना, या बस एक कप चाय बिना फोन देखे पीना। वो एक छोटी सी क्रिया क्या हो सकती है?